जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट लेक्चर से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं। हम इस सेक्शन में हमारा जो फोकस था वो प्लेजरिज्म के ऊपर था कि आप रिसर्च पेपर्स या थीसिस वगैरह अपनी राइट डाउन करते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्लेजरिज्म होती क्या है, प्लेजरिज्म की टाइप्स कितनी है और उस प्लेजरिज्म को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं या उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। और एंड पे हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर आप कोई प्लेजरिज्म का एक्ट करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो उसके ऊपर प्लेंटीज क्या क्या है। ठीक है, तो वो सेक्शंस हमने देखे तो उसमें मेजर हमारा जो फोकस कंक्लूजन था, या तो टीचर आपके असाइनमेंट कॉपी करने पे आपके या प्लेजराइज करने पे आपको 0 मार्क्स दे देगा। ठीक है, या आपने पेपर में प्लेजरिज्म की है कोई रिसर्च पेपर में तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप रिड्यूस नहीं करते तो आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। और लास्ट वाला जो केस हमने उसमें कल के सेशन में लास्ट सेशन में देखा था कि अगर आप पेपर के अंदर सिंपल जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें कोई स्टूडेंट कॉपी करता है, प्लेजरिज्म करता है, कॉपी करना मीन्स उसको टेक्निकली प्लेजरिज्म कहा जाता है। तो कोई क्वेश्चन प्लेजराइज्ड करता है तो टीचर उन दोनों स्टूडेंट के उस क्वेश्चन के मार्क्स, या अगर उसने पूरा ही पेपर कॉपी किया हुआ है तो पूरे पेपर के मार्क्स 0 कर देगा। तो बताने का मकसद है कि प्लेजरिज्म के ऊपर क्या पेनल्टीज हैं ये आपका इंस्टीट्यूट की पॉलिसी डिफाइन करेगी या उस कंट्री का जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो डिसाइड करेगा। तो हमने रिसर्च पेपर की बात की थी कि एक रिसर्च पेपर की पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे कितनी प्लेजरिज्म अलाउ है, तो वो 19% थी या इससे बिलो होनी चाहिए। रेफरेंसेस को एक्सक्लूड करके इसमें जो 19% में शामिल है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट होता है थीसिस का और उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर एंड तक रेफरेंस सेक्शन से पहले तक ये चीज़ें शामिल होती हैं, प्लस टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो शुरू के जो टाइटल पेजेस होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते। लाइक एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है कि आपने अपनी थीसिस बीएस लेवल पे आप लोगों ने एफआईपी किया होगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा, तो उसमें जो थीसिस आप राइट डाउन करते हैं तो उसमें टाइटल पेज हो गया, एक्नॉलेजमेंट का पेज हो गया, डेडिकेशन का पेज हो गया, तो वो पेजेस इसमें शामिल नहीं होते प्लेजरिज्म चेक करते हुए। और लास्ट पे जो रेफरेंस सेक्शन होता है, जो रेफरेंसेस होते हैं थीसिस के या पेपर के, वो रेफरेंसेस भी शामिल नहीं होते। तो लास्ट लेक्चर में हम मैंने आपको टर्निटिन के सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लेजरिज्म चेक करना और ये रेफरेंसेस वगैरह को ऑफ करना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस बताया था। और किस तरह आप अपनी डॉक्यूमेंट को किसी भी रेपोजिटरी के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, ये सारा मेथड बताया था। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इससे रेलिवेंट अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मैं आगे मूव करूं? यस सर। अच्छा, तो इसमें एक असाइनमेंट नोट डाउन करें। आपने मेंडले का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसके थ्रू आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कोई सी भी 5 साइटेशंस करनी है मेंडले को यूज़ करते हुए। कोई भी आप नेट से एक डमी पैराग्राफ उठा लें, 3 पैराग्राफ उठा लें
बल्कि आप ऐसा करें, आपने मेंडले का सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने नेट से कोई से भी 5 पैराग्राफ उठाने हैं। ठीक है, 5 लाइन 4 लाइन का कोई पैराग्राफ हो, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है उसका। तो हर पैराग्राफ के एंड पे मेंडले को यूज करते हुए आपने कोई से भी 5 पेपर साइड कर देने हैं। पहले पैराग्राफ का एक पेपर हो गया, दूसरे पैराग्राफ का सेकंड पेपर, थर्ड का तीसरा, एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात सबको? सर डिफरेंट पेपर्स के पैराग्राफ उठाने हैं? जी, कोई भी सा भी पैराग्राफ हो सकता है, पेपर से भी बेशक ना उठाएं। ठीक है, तो आप, मेरा तो ये पर्पस मेंडले ये है कि मतलब ट्रायल वर्जन में रहेगा प्रॉपर? आपको नेट पे मिल जाएगा इसका ट्रायल वर्जन, बेशक यूज कर लें, कोई ऐसा ठीक है। मसला नहीं है। अब बताने का मकसद ये है कि मेंडले है क्या। मेंडले आपके पास एंड नोट का अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है। जो फीचर्स आपको एंड नोट प्रोवाइड करता है, वही सारी फीचर, वही सारी फंक्शनैलिटी आपको मेंडले भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो पेपर का रेफरेंस वाला सेक्शन है ना, या थीसिस का रेफरेंस वाला सेक्शन, उसको मैनेज करने के लिए, रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए हम एंड नोट यूज करते थे। तो सेम टास्क हम मेंडले से भी अचीव करवा सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट सेक्शन था कि व्हाट इज प्लेजरिज्म। अब मैं उसको प्रॉपरली डिफाइन करने लगा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने, सर ये कब तक सबमिट करवानी है? ये नेक्स्ट सैटरडे तक की क्लास है। क्लियर है ये बात सबको? एक्सक्यूज मी सर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, पूछना ये था कि इसका कौन सा वर्जन होगा मेंडले का? कोई सा भी आप नेट पे डाउनलोड कर लें। ये देखें, मेंडले लिखें तो ये आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे चला जाएगा। तो मेंडले फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ से सर जी ये ऐसे ही होगा जैसे एंड नोट था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रेफरेंसेस आपने इसके थ्रू, ओके सर। ये माइक अपना म्यूट कर दें। जब क्वेश्चन कर चुके होते हैं तो माइक म्यूट कर दिया करें। सर जी ये किसी और का ही है, मैंने तो ऑफ कर दिया है। जी अच्छा, जब भी क्वेश्चन किया करें तो माइक ऑन किया करें और फिर म्यूट कर दिया करें। मैंने बताया कि मेंडले के ऊपर आपने असाइनमेंट देनी है। मेंडले आपका एंड नोट का एक अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है, जो पेपर के अंदर जो रेफरेंसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो आपने गूगल पे जाके मेंडले मेंडले लिखना है, उसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे तो विंडोज़ का जो वर्जन है वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो एमएस वर्ड के अंदर इसकी मेंडले की टैब आ जाएगी, जिस तरह एंड नोट की टैब आ गई थी। तो आपने उस मेंडले से कोई से भी 5 पैराग्राफ नेट से पिक करने हैं और हर पैराग्राफ के एंड पे आपने मेंडले को यूज करते हुए कोई सा भी पेपर साइट कर देना है। क्लियर है ये बात? जी, अब क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हम प्लेजरिज्म को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अब उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने जा रहा हूँ। हमने प्लेजरिज्म के ऊपर प्लेंटीज पढ़ी, प्लेजरिज्म कितनी टाइप्स की हो सकती है, प्लेजरिज्म को हम अवॉइड किस तरह करेंगे, तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। कहते हैं व्हाट इज प्लेजरिज्म। देयर इज नो स्टैंडर्ड और एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। ठीक है, कहता है कि इसकी कोई स्टैंडर्ड या कोई फाइनल अप्रूव डेफिनेशन नहीं है प्लेजरिज्म की। कहता है अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी प्लेजरिज्म, ये आपके पास एक साइट है मेरियम वेबस्टर के नाम से। तो कहता है इसने जो डिफाइन किया है प्लेजरिज्म को, कहता है एक्ट ऑफ यूजिंग एन अदर पर्सन
words or ideas without giving credit to that person. ठीक है, क्या आप किसी भी दूसरे पर्सन के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं या उसके आइडिया को यूज कर रहे हैं अपनी वर्डिंग में और उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे। क्रेडिट के सेंस में देंगे कि आप उसके आइडिया या उसके वर्ड्स जब अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप अपना कह रहे हैं कि ये मैंने ये बात कही है। तो ये इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। तो कहते हैं इसको आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि किसी भी दूसरे पर्सन की कोई वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं या आप आइडिया यूज कर रहे हैं तो एंड पे उसका रेफरेंस प्लेस कर दें। अगर आपने ये काम किया हुआ है तो बेशक आप किसी दूसरे पर्सन का आइडिया यूज कर रहे हैं या उसके वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन प्लेंटी पुट नहीं कर सकता। कहते हैं जॉय एंड लक इन 1999 डिफाइन प्लेजरिज्म एज। कहते हैं ये दो पर्सन है, इन्होंने 1999 में प्लेजरिज्म को डिफाइन किया। कहता है क्या, अनएक्नॉलेज्ड copying of documents or programs that can occur in many contexts. In industry, a company may seek competitive advantage. In academia, academics may seek to publish their research in advance of their colleagues. कहते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेजरिज्म को देखा जाए तो जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, अब प्रोडक्ट्स में क्या है कि आपके पास लैपटॉप है, डेल की कंपनी के लैपटॉप की अपनी शेप है, एचपी की कंपनी का लैपटॉप है उसकी अपनी शेप है, आईबीएम की कंपनी का लैपटॉप है उसकी अपनी शेप है। तो अगर हर कंपनी, एक डेल की कंपनी है जो एचपी की कंपनी लैपटॉप बना रही है जिस शेप में, एग्जैक्ट शेप का डेल की कंपनी भी बनाना शुरू कर दे तो इसमें क्या ड्रॉबैक होगा? जी स्टूडेंट, इसमें क्या ड्रॉबैक होगा? चले कंपनी से हट के मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं कि दो कंपनीज हैं, एक एंड्रॉयड फ़ोन बना रही है और एक एप्पल की कंपनी है, एप्पल फ़ोन बना रही है। तो अगर एंड्रॉयड वाली कंपनी भी तो एप्पल के फ़ोन डिज़ाइन बना सकती है ना, तो अगर दोनों का डिज़ाइन सेम हो जाए तो क्या ड्रॉबैक होगा एक कंपनी को? क्या ये प्लेजरिज्म है या नहीं? पहला क्वेश्चन। सर ऑब्वियसली होगा। ठीक हो गया। अब इससे कंपनी को क्या ड्रॉबैक होगा कि एप्पल की कंपनी जो आईफोन बना रही है वो अच्छी क्वालिटी के बना रही है। सर एक तो कंपटीशन भी खत्म हो जाना है। कंपटीशन तो खत्म होगा, लेकिन एप्पल की अब एक एप्पल की कंपनी तो आईफोन बना के लॉन्च कर रही है, मार्केट में दे रही है, लेकिन कोई दूसरी कंपनी है, लेट्स से नोकिया की कंपनी भी एप्पल जैसा डिज़ाइन अपना बना ले और उसको क्लेम कर दे कि ये एप्पल का है, तो उससे उसकी दूसरी कंपनी आल दो लो क्वालिटी में बना रही है तो उससे उसकी सेल कम होगी, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। या उसका एप्पल के मोबाइल फ़ोन की सेल ज़्यादा है तो वो कंपनी कम पैसों में बना के ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लेगी। क्लियर है? इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आप उसकी कॉपीराइट ऑब्टेन करते हैं, उसको पेटेंट सबसे पहले करते हैं। पेटेंट का मीनिंग है कि जो पर्सन इसको प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेता है ये उसी की प्रॉपर्टी है, उससे पूछे बगैर कोई भी कंपनी फिर यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो यूज़ करेगी तो फिर उसको पेनल्टी उसकी पड़ेगी जो भी डिफाइन है। और एकेडेमिया के अंदर क्या है प्लेजरिज्म? क्या लोग दूसरों का आइडिया चुरा के प्लेजराइज करके उनके पेपर्स को अपना पेपर के नाम पे पब्लिश करके बेनिफिट्स प्रमोशन वगैरह गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने स्लाइड के अंदर ये दो बातें कही तो ये वाकई ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने इनको ऑथेंटिक बनाने के लिए इनको साथ साइट कर दिया। ये बात किसने, ये दो सेंटेंसेस के मैंने इसके साथ वन को साइट कर दिया। तो वन ये मेरियम वेबस्टर की साइट है तो उधर जाके ये बात लिखी हुई है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है।
और 2 की बात करें तो उसका रेफरेंस ये है, इन्होंने अपने पेपर में कहा हुआ है प्लेजरिज्म इन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक पेपर लिखा है कि प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट्स हैं इनमें प्लेजरिज्म है, और उन्होंने पब्लिश किया है IEEE ट्रांजैक्शन ऑन एजुकेशन के अंदर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? कहता है ओरिजिन क्या प्लेजरिज्म का? The word plagiarism is derived from the Latin word plagiare, which means to kidnap or abduct। तो कहता है कि ये लैटिन वर्ड प्लेजाइज से निकला है, इसका मीनिंग है किडनैप कर लेना। किडनैप इस सेंस में कि आप किसी का भी आइडिया अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर रहे हैं। तो रोमन पोइट मार्शल ने 14th AD में इसने डिफाइन किया है कि फर्स्ट यूज द लैटिन वर्ड, इसने फर्स्ट टाइम प्लेजरिस्ट का वर्ड यूज किया था टू डिस्क्राइब अ सीमिंगली अननेम्ड लिटरली थीफ इन हिज पोएम्स। तो उसने अपनी पोएम्स में यूज किया था, उसकी पोएम्स में चोर वगैरह की थीफ के ऊपर उसने कोई पोएम लिखी थी, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया था प्लेजरिस्ट का। तो ये इसका ओरिजिन है। अच्छा, ये ज़रा देख लीजिएगा, ये उसकी डेफिनेशंस ही हैं, डिफरेंट आथर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर वो उसको डिफाइन किया है। क्लियर है ये बात सबको? तो आप इसमें कोई भी अथेंटिक डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी दूसरे के वर्ड्स या आइडियाज़ को आप यूज़ कर रहे हैं और उसको साइट नहीं कर रहे, तो या किसी भी प्रोडक्ट की शेप आप कॉपी कर रहे हैं और उससे आपने पहले परमिशन नहीं ली, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्लेजरिज्म के अंदर अकर करेंगी। तो ये डिफरेंट आथर्स ने उसको डिफाइन किया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, कहता है एकेडेमिया के ऊपर, एकेडेमिया में क्या, इन एकेडेमिक कॉन्टेक्स्ट plagiarism tends to be interpreted as the misappropriation of the intellectual property of one individual by another। जब भी कोई आथर किसी दूसरे का आइडिया अपनी वर्डिंग में लिखता है, उसको डिस्क्राइब करता है और उसको अपना क्लेम करता है विदाउट प्रॉपर साइटेशन, तो ये आपकी टर्म प्लेजरिज्म में आएगी। अकॉर्डिंग टू बेला गिब्स, academic plagiarism encompasses the use of ideas, concepts, words, structures without appropriately acknowledging the source to benefit in a setting where originality is expected। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि हम वर्ड्स की प्लेजरिज्म की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की प्लेजरिज्म की बात कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, अपनी वर्डिंग में यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? जी स्टूडेंट, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी तो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है किसी कोर्स की और एक स्टूडेंट असाइनमेंट कर लेता है, दूसरा उसको कॉपी करके सबमिट करा दे, तो उससे क्या बेनिफिट उसको मिला? टाइम ऐसा तो कोई टाइम बेनिफिट बचा नहीं रहा होगा, टाइम सेविंग होगा या है सच कोई बेनिफिट, वो अपने तो लर्निंग प्रोसेस तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो वो मार्क्स उतने ही ले लेगा जितने के विदाउट एनी एफर्ट्स, वो उतने ही मार्क्स ले लेगा जितना कि एक एफर्ट करने वाले स्टूडेंट ने लिए। क्लियर है ये बात?
जी क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही भी है, अच्छा एकेडमिक्स में मैंने ये बात की कि 19% प्लेजरिज्म पाकिस्तान में अलाउ है, इंटरनेशनल लेवल पे 24% अलाउ है। ठीक है, आप जो अपना रिसर्च पेपर या थीसिस करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे 24% है, पाकिस्तान में HEC ने 19% अलाउ की हुई है। सर ऐसा क्यों है? हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है इस वजह से। तो हमारी कंट्री में HEC ने किसी भी डॉक्यूमेंट को, रिसर्च पेपर को प्लेजराइज करने के लिए उसकी पेनल्टी कितनी इम्पोज की है? 19%। तो ये आपको पता होना 19। चाहिए। कहता है कि एलिमेंट्स, अच्छा पर सोर्स, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि एक सोर्स से 19% टोटल डॉक्यूमेंट किया है, उसमें से एक रेफरेंस से आपने कितना कॉपी किया है वो 5% या इससे कम होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। कहता है कि एलिमेंट्स characteristics of plagiarism according to Fishman, plagiarism occurs when someone uses words, ideas or work products। ठीक है, कि जब आप किसी का आइडिया हो सकता है या किसी के प्रोडक्ट का डिज़ाइन आप कॉपी कर रहे हैं तो ये प्लेजरिज्म का बायस होगा। अब इसको प्रोडक्ट के केस में, अब उस केस में एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया कि आप उसको प्रॉपर साइट कर दें। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बेशक आप दूसरे के वर्ड्स या आइडियाज अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर रहे हैं। तो कहता है जब प्रोडक्ट फिजिकल जो आइटम्स हैं इनका कोई डिजाइन कॉपी करता है तो इसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? इसके लिए एक टर्म यूज होती है कॉपीराइट की। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में भी देखा होगा, बुक्स के अंदर भी। कॉपीराइट का मीनिंग ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है उसका डिजाइन आप यूज कर सकते हैं। उनसे कॉपीराइट का एक फॉर्म होता है, कॉपीराइट की एक स्टेटमेंट होती है, वो उनके साथ साइन करके उस कॉपीराइट का जो स्टेटमेंट होगी, जो फॉर्म होगा, उसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी जो बंदा उसको यूज कर रहा है उनकी डिजाइन को, उससे कोई एग्रीमेंट करके पेमेंट ले लेती है। टोटल पेमेंट डिजाइन की ले लेगी या मंथली या एनुअल ले लेगी, तो उसको अलाउ कर देती है। तो कॉपीराइट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की जब बात आती है, और एकेडमिक्स के केस में आप सिंपली उसको साइट कर दें। मतलब सर जैसे ये मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज है तो वो फ्रेंचाइजीज के आगे ब्रांच ओपन होती है न्यू सिटी के अंदर, तो वो भी सेम यही आइडिया होगा कि उनके कुछ चीजें यानी उन्हें कुछ जब उनका नाम यूज करेंगे तो वो उन्हें पे करेंगे उस नाम के। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कूल की देख लें, ठीक है, स्कूल्स की अक्सर फ्रेंचाइज होती हैं, या यूफोन की देख लें, जैज़ की देख लें, वालिद की देख लें, इनकी अक्सर फ्रेंचाइज होती है कंपनीज की। तो वो क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर किसी नई न्यू सिटी में जाके जब वो अपनी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस एरिया में उस फ्रेंचाइज को ओपन करके सेल आउट कर देते हैं। अब उसका ओनर उस एरिया में कोई और होता है, लेकिन बैक एंड पे मेन कंपनी यूफोन की चल रही है। तो वो ओनर क्या करता है, उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि मैं आपकी फ्रेंचाइज परचेज कर रहा हूँ, मैं आपको इतनी मंथली या एनुअली इतने पैसे मैं आपको दूंगा। तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। स्कूल्स की अक्सर ये है कि जो वेल नोन स्कूल्स है, लाइक एजुकेटर्स हो गया, बीकन हाउस हो गया, तो ये हर जगह पे उसकी जो मेन ब्रांच है उसी के स्कूल्स नहीं खुले हुए। ठीक है, उन्होंने उनका नेम को यूज कर रहे हैं और उस नेम के आगे से उसके जितने भी उसका है पैसे बन रहे हैं वो एग्रीमेंट के तहत उस बीकन हाउस हो गया या एजुकेटर्स हो गया उनको पे करते हैं। क्लियर है ये बात सबको? तो कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर आप भी करना चाहें एंटरप्रेन्योरशिप से रेलिवेंट, तो आप भी इस तरह फिर कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर आप बगैर इजाज़त के ये करेंगे, लेट्स से मैं एजुकेटर का एक स्कूल अपने एरिया में ओपन कर लूँ और उसका नाम यूज़ करूँ, तो कल को एजुकेटर्स वालों को जब पता चलेगा मेन कैंपस को, तो वो मेरे ऊपर फिर उसकी प्लेंटी इम्पोज कर देंगे। जिस तरह मैंने एकेडमिक्स में प्लेंटी डिफाइन की थी कि एक सेमेस्टर के लिए आपको एक्सपेल किया जा सकता है, उस असाइनमेंट में ज़ीरो किया जा सकता है, आपकी डिग्री कैंसिल की जा सकती है, तो ये सारे केसेस। इसमें सर सिर्फ ब्रांड नेम की परचेजिंग होती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्स वगैरह भी वो कंपनी प्रोवाइड करती है? डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ किस टाइप का एग्रीमेंट किया है। अगर आप उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उनके एग्रीमेंट की कॉस्ट डिफरेंट होगी। अगर आप उनका ब्रांड नेम जस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। तो डिपेंड करता है। नॉर्मली लोग उस कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर हो गया वो सारा अपना हायर करते हैं। सर जैसे आपने बताया था कि जो पिक्चर्स होती हैं वो प्लेजरिज्म में नहीं आती, तो पिक्चर्स पे भी वो कर सकते हैं? हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसी पिक्चर्स यूज़ हो रही हूँ जो वो चाहते हो किसी और को शेयर वो ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। पिक्चर्स की आपने एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया है। पिक्चर की प्लेजरिज्म कैसे चेक करेंगे? ठीक है, उसकी प्लेजरिज्म तो आप चेक कर लेते हैं कि टर्निटिन के थ्रू ऑथेंटिकेट का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, और भी मैंने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो जो टेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट का, उसका तो प्लेजरिज्म आप चेक कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स की कैसे चेक करेंगे? तो पिक्चर की प्लेजरिज्म आप वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं? गूगल पे जाके, ठीक है, वहां पे, ये इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कशन हुई है, इमेजेस के सेक्शन में जाए, वीडियोस है तो वीडियो के सेक्शन में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, नॉर्मली तो आप टेक्स्ट के थ्रू इमेज सर्च करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है इमेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपके कंप्यूटर में अगर इमेज पड़ा है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और अगर आपके यहाँ पे कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे इमेज पड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करेंगे। लेट्स से मैं इसका यहाँ पे ये वाला इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि इस कार से मिलती जुलती जितनी भी कार की इमेजेस हैं वो सर्च करें, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कह दिया कि ये इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक मिनट मैं इसको सेव करके भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपके पेपर में कोई इमेज है या आपने कोई डायग्राम बनाई, तो उसको वेरीफाई करें कि ये कहीं नेट से तो आपने नहीं पब्लिश कर ली। ये साथ में मेंडले की इंस्टॉलेशन भी लगा रहा हूँ, सिंपल इसका है, ठीक है। तो अब इस कार से मिलते जुलते आप देखें, मैंने कार का इमेज अपलोड किया, इमेजेस के सेक्शन में गया तो उसने एक ही इमेज इसका फाइंड किया है। किसी भी साइज का, अगर आप साइज पे भी रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो साइज का भी बता सकते हैं। तो आप देख लें इस कार से मिलते जुलते इस इमेज को कितने लोगों ने यूज किया है, ये देख लें, लग्जरी कार्स, कार सेल, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइट्स पे है। तो अगर आप कोई इमेज है तो इमेज को आप इस तरह कैप्चर करके सर्च करते हैं, तो अगर वो कॉपी हुआ नेट से किसी और ने यूज किया हुआ है तो वो यहाँ पे रिजल्ट पे आ जाएगा, और अगर वो रिजल्ट्स में नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो जस्ट आपकी प्रॉपर्टी है, आप ही फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहे हैं। तो इमेजेस की प्लेजरिज्म आप इस तरह चेक करते हैं। अदरवाइज टर्निटिन ऑथेंटिकेट के सॉफ्टवेयर हो गए, तो जो भी चीज़ आप एज एन इमेज डिस्प्ले करेंगे उसकी प्लेजरिज्म वो डिटेक्ट नहीं कर सकते।
क्लियर है ये बात सबको? ये जो रिव्यूअर होते हैं, पेपर रिव्यू करते हैं, वो इस तरह वेरीफाई करते हैं कि ये डायग्राम अगर आपने साइट नहीं की हुई तो किसी का आइडिया तो आपने नहीं यूज कर रहे। सर पर जो लोग हार्ड फॉर्म में जमा कराएंगे अपना आर्टिकल वो तो यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो ऐसे डिटेक्ट नहीं करनी ना। हार्ड फॉर्म के केस में सुपरवाइजर आपके आर्टिकल की प्लेजरिज्म चेक करके प्रूव करता है। अगर सुपरवाइजर अपनी नेग्लिजेंस की वजह से किसी स्टूडेंट को इस तरह कर देता है तो वो सुपरवाइजर फिर रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट के साथ साथ। ओके सर। तो ये अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि टेबल्स आपके पेपर में होते हैं, ठीक है? तो टेबल्स को अगर आप एज एन इमेज प्लेस करते हैं, ठीक है, तो फिर वो प्लेजरिज्म में फिर नहीं आएंगे। ये बात समझ लगी मेरी? नहीं लगी? पेपर के अंदर टेबल्स हैं, लेट्स से ये एक टेबल बना हुआ है, तो अभी इसकी ये देखें, ये टेक्स्ट है सारा, तो ये प्लेजरिज्म में आएगा, ठीक है? अगर मैं इसको स्निपिंग टूल से आप देखें, स्निपिंग टूल से मैंने इसको यहां से कॉपी किया और एक नई प्रेजेंटेशन हो गई है MS वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दूं, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट है या इमेज है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप बताने का मकसद है कि टेबल्स में जो क्लासेस के नेम होते हैं डाटा सेट्स की, तो वो तो एज इट इज यूज करने पड़ते हैं, या टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज होती है परफॉर्मेंस की वो भी मैच कर सकती है नेट पे, वो डिजिट्स में होती है 90%, 80% इस तरह। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह ये यूज कर सकते हैं, उसका इमेज लेकर स्निपिंग टूल से उसको एज एन इमेज आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन पेपर एक्सेप्ट हो जाने पे वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको विदाउट एज एन इमेज यूज करें। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एक्सक्यूज मी सर। जी सर लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्ड्स की प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं, हम फिगर और पिक्चर्स इन दोनों को उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ऐसा ही फिगर है। जैसे अब जैसे टेबल की बात हुई है तो उन डाटा सेट्स की वो एग्जैक्ट अगर फिगर हम यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं उसकी, तो फिर वो तो डिटेक्ट नहीं ना होगी, तो फिर हम उसको एज इट इज़ भी तो टेबल को यूज़ कर सकते हैं जी खुद मेरा ड्रा कर। यही चीज़ है कि आप उसको एज एन इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है और पब्लिशिंग फेज में जाता है तो वो उसके जो प्रोडक्शन ऑफिस होता है जर्नल का, वो इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करता कि आप टेबल को एज एन इमेज पेस्ट कर सकें। तो वो वहाँ पे फिर डिटेक्ट हो जाती है जब आप उनको उसका एडिटेबल MS वर्ड एडिटेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं टेबल का, तो वो फिर प्लेजरिज्म में आ जाता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्लासेस के नेम डबल कोट्स में दे दें अगर आपकी प्लेजरिज्म बढ़ रही है। तो डबल कोट्स का मीनिंग है कि आप उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज है। क्लासेस के नेम है ना डाटा सेट्स के। अब क्लास लेट से डायनासोर की एक क्लास है, तो आप उस क्लास का नेम उस डाटा सेट की डायनासोर ही रखेंगे। एलिफेंट आप उसको तो नहीं कह सकते प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए। जी क्लियर है ये बात? जी सर। जी इसके बाद कहता है विदाउट एट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द सोर्स फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेन्ड। अगर आप उसको एट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिफाइन नहीं कर रहे, तो आप टेम्परेरी तौर पे तो उसको उस फेज से पास कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पास नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह की केसेस देखे होंगे कि डिफरेंट लोगों की PhD की डिग्रीज
वो कैंसिल कर दी गई, एमएस की डिग्रीज कैंसिल कर दी गई। उसका रीज़न ये होता है कि वो उन्होंने जो ओरिजिनल सोर्स था उसको हाइड करके वो डिग्री का प्रोसेस वो तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाद में वो डिटेक्ट हो जाने की वजह से उनके ऊपर वो प्लेंटी पड़ी डिग्री कैंसिल होने की। तो अक्सर ये वेल नोन जो पर्सन्स हैं हमारे इधर, पॉलिटिशियंस हो गए, इस टाइप के लोग, तो उनके ये इश्यूज हैं। क्लियर है ये बात सबको? तो कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम बेनिफिट, क्रेडिट और गेन विच नीड नॉट बी मॉनेटरी। तो कहता है कि अगर आपको बेनिफिट्स या फिर कोई भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो प्लेजरिज्म से वो टेम्परेरी तौर पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब वो हाईलाइट होगा तो उस वक्त बजाय इसके कि वो बेनिफिट तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ आप पे प्लेंटी भी इम्पोज हो जाएगी।